नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सूग वंश पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि ब्राह्मण साम्राज्य का एक हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह है सूग वंश, जिसका कब से कब तक रहा, 185 से 73 BC तक रहा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मगध पर शासन करने वाला पहला यह गैर क्षेत्रीय राजवंश था। इस वंश के संस्थापक पुष्यमितसुंग थे। इस वंश का प्रथम शासक पुष्यमितसुंग था। अगर मान लीजिए संस्थापक वो है तो अगला शासक भी वही रहेगा। तो संस्थापक भी पुष्यमितसुंग ही थे और शासक भी पहला वही थे। इन्होंने अपने राजधानी पाटलिपुत्रा बनाई, जबकि द्वितीय राजधानी विदिशा को बनाया। विदिशा का पुराना नाम बेसनगर था, जो कि हाल फिलहाल में MP में अभी है। पुष्यमितसुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। 36 वर्षों तक शासन किया। भारत में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करने का श्रेय पुष्यमितसुंग को जाता है। इस वंश का शासन 112 वर्ष तक चला। इसमें बौद्ध स्तूप तथा मठों को ध्वस्त कर दिया। पुष्यमितसुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी शासक माना जाता है। इसका प्रमाण दिव्यदान से प्राप्त होता है। हालांकि इनके काल में कई बौद्ध विहार का भी निर्माण हुआ। ठीक है, पुष्यमितसुंग ने मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की खिड़कियों को तांबे का कराया, जबकि भरहुत MP में स्तूप की खिड़कियों का पत्थर का करवाया। पुष्यमितसुंग के काल में अशोक द्वारा निर्मित सांची व भरहुत स्तूप का आकार दुगना करवाया गया था। वर्तमान में सांची के स्तूप का जो स्वरूप है वह पुष्यमितसुंग के काल का ही देन है। इसके समय में ही बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी व्याकरण ग्रंथ के रूप में इन्हीं के काल में। मानु ने मनुस्मृति लिखी। जिनसेन ने हरिवंश की रचना किया। बौद्ध चैत्य भवन का निर्माण इसी वंश के समय हुआ। पुष्यमितसुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को ही बनाया था। इस काल में कुल मिलाकर 2 युद्ध किए गए थे। पहला विदर्भ का युद्ध, दूसरा यवन आक्रमणकारियों का युद्ध। विदर्भ में चल रहे उत्तराधिकारी के युद्ध का लाभ उठाकर पुष्यमितसुंग ने अग्निमित्र के नेतृत्व में सेना भेजा, जिसमें अग्निमित्र विजयी हुए थे। इसकी जानकारी कालिदास की रचना मालविक मित्र से मिलती है। देखिए यहाँ पे नोट में क्या दिया हुआ है। कालिदास की पुस्तक मालविकाग्नित मित्र में अग्निमित्र एवं मालविका का प्रेम प्रसंग की चर्चा है। आगे देखिए, इसके समय में 2 यमन विदेशी आक्रमण हुए। दोनों ही यमन आक्रमण को पुष्यमितसुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र द्वारा विफल कर दिया। ठीक है, पहले आक्रमण को नेतृत्व डेमिडियस ने किया। दूसरे आक्रमण का नेतृत्व मिनांडर ने किया। मिलिंद को बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिसने उसे बौद्ध धर्म अपना लिया। इन दोनों ही आक्रमण के समय पुष्यमितसुंग विजयी हुए और इस अवसर पर पुष्यमितसुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया। अपने राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित करके विदिशा को अपनाया। कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमितसुंग को पराजित कर दिया था। इस वंश में कुल 10 शासक थे। पहला शासक पुष्यमितसुंग था। 9वां शासक भागभद्र एवं 10वां शासक देवभूति थे। इस वंश के शासक भागभद्र के दरबार में यवन राजदूत हेलियोडोटस आया था, जो भागवत धर्म अपना लिया। इसने भगवान विष्णु के समान विदिशा या बेसनगर में गरुड़ध्वज अभिलेख का निर्माण कराया। उसके ऊपर भगवान विष्णु के लिए देवदेश शब्द का प्रयोग किया। सुग राजवंश का शिलालेख जालंधर पंजाब से मिलता है। इस काल में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। सुग वंश के काल की अर्थव्यवस्था जातक ग्रंथ मिलन-पदो नामक पुस्तक से मिलता है। इस वंश के 10वें वैंतिक शासक देवभूति थे, जिसकी हत्या उन्हीं के मंत्री वासुदेव ने कर दी और उसके स्थान पर कर्ण वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो मैंने ब्राह्मण साम्राज्य का सुग वंश का ब्राह्मण साम्राज्य जो सुग वंश आते थे, जिसके संस्थापक पुष्यमितसुंग थे, उनका एक समराइज रूप से मैंने आपको पॉइंट वाइज पूरा बता दिया है। ठीक है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF सेंड कर दूंगा, PDF का लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए, जब सुग वंश की समाप्ति हो गई तो ब्राह्मण वंश में ही कण्व वंश आया। इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। इस वंश में कुल 4 शासक हुए, वासुदेव, भूमिपुत्र, तरायन एवं सुशर्मा। इस वंश का दूसरा नाम कानव्यांग था। यह वंश 43 वर्ष का शासन किया। कण्व राजा को पुराण में सुगमित्र के नाम से पुकारा जाता था। कन्नड़ साम्राज्य पर पहला आक्रमण शक का हुआ। यह ब्राह्मण जाति के थे। इस वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक भूमिपुत्र था, जो 14 वर्ष तक शासन किया।
इस वंश का अयोग्य एवं दुर्बल अंतिम शासक सुशर्मा थे, जिसकी हत्या उसके मंत्री सिमुक ने कर दी और इसके स्थान पर सतवाहन वंश की स्थापना कर दी। देख लीजिए, अब कण्व वंश खत्म हुआ, शुक वंश से कण्व वंश की स्थापना हुई। अब कण्व वंश जब खत्म हुआ ब्राह्मण साम्राज्य में, तो सतवाहन वंश की स्थापना हुई। इस वंश में संस्थापक सिमुक थे, जिसकी राजधानी तगड़ थी। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। सतवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा, जिसके कारण पुराण में इन्हें आंध्र सतवाहन भी कहते हैं। सतवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में थी, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। सतवाहनों का राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। सतवाहन वंश किसी न किसी रूप में 3 शताब्दियों तक बने रहे, जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल था। सातकर्णी प्रथम सतवाहन वंश का पहला शासक था। इसकी जानकारी नाना घाट अभिलेख से मिलती है, जो उसकी पत्नी नैनिका द्वारा बनाया गया। सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणापति अपराहित चक्र की उपाधि धारण किया। सतकर्णी प्रथम शासक का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है। सतकर्णी प्रथम द्वार 2 अश्वमेध यज्ञ एवं एक राजसूय यज्ञ करवाया गया था। सतवाहन वंश का सबसे योग्य शासक हाल था। हाल ने प्रकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना किया था। इस वंश का प्रथम वातापी शासक गौमित्री पुत्र सतकर्णी था। इसके समय में नासिक के सब शासक नहापान ने आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमी पुत्र सतकर्णी ने पराजित कर दिया। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के नासिक जोगलबंथी के मिले सिक्कों से मिलती है, जिससे एक और गौतमी पुत्र सतकर्णी और दूसरी ओर नहापान का नाम और चित्र है, जिससे पता चलता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शक शासन का नहापान को हराया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने बौद्ध संघ के अजकालिय तथा काले के भिक्षुक संघ को कर्जक नामक ग्राम दान में दिया। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने सतवाहन वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः लौटाया। इस वंश का अलग शासक वरिष्ठ पुत्र पुल्लुमामी था। इस समय पुनः उज्जैन के शक आक्रमण हुआ। इस बार शक आक्रमण का नेतृत्व रुद्रदामन कर रहा था। रुद्रदामन ने वरिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। तो चलिए, मैंने इसी तरह से ब्राह्मण साम्राज्य पढ़ा दिया। पहला इसका साम्राज्य शुक वंश था। जब शुक वंश समाप्त हुआ, उसके बाद कण्व वंश आया। जब कण्व वंश समाप्त हुआ, तब सतवाहन वंश आया। ये तीनों वंश ब्राह्मण साम्राज्य में ही आता था, जो कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण काल रहा था। चलिए, अभी तीनों से मिलता जुलता वन लीनियर क्वेश्चन कर लेते हैं इसी अंदाज में। आप लोग तो समझ में आ ही रहा होगा, मुझे विश्वास है। तो देखिए, वन लीनियर क्वेश्चन हम लोग पर आते हैं। पहला देख लीजिए क्या कह रहा है। किस यूरोपीय विद्वान ने राष्ट्रीय यूनानी लेखों के द्वारा प्रयुक्त सेंडोक्रेटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की? विलियम जोन। दूसरा देख लीजिए, यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया? यह था सेंडोकोटस एवं एंडोकोटस। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। कौटिल्य प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। मैकियावेली ने प्रिंस की तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कुस को पराजित किया 305 ईसा पूर्व में। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सेंडोकोटस तथा एंडोकोटस नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ भी स्थापित किया? सर विलियम जोन्स। ठीक है, अब आइए और लास्ट स्लाइड पे आ गए हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का सिद्ध करते हैं? क्षत्रिय जाति का, मौर्य क्षत्रिय। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को विरल तथा कुलहीन कहा गया? मुद्रा राक्षस से। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष के बाद स्वयं अशोक ने लुम्बिनी के एक स्तंभ बनाया और लुम्बिनी ग्राम को कर में छूट देकर 1/8 भाग कर दिया था? रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। निम्नलिखित में से मौर्य काल में लिया जाने वाला कर सेतु किस प्रकार का था? फल फूल सब्जियों पर लगाने वाला कर। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों किस धर्म को अपनाया? जैन धर्म को। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने यह बताया कि मयूर मौर्यों का वंशीय चिन्ह था? ग्रुंडवेल। किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा? जस्टिन ने। किस इतिहासकार के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था? प्लूटार्क। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः किन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है? बौद्ध स्रोतों पर। चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल ने जूनागढ़ गिरनार का सुदूर का निर्माण कराया था? पुष्यगुप्त ने। मौर्य काल में साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु की शिष्यता ग्रहण की थी? भद्रबाहु।
हिंदू राज शासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। अर्थशास्त्र। मौर्य काल में किस नगर को विश्व के नगरों की रानी की संज्ञा दी गई थी? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित व्यक्तियों में से पुराण में से किस दूरदर्शन संज्ञा प्रदान की गई? चाणक्य। मेगास्थनीज ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? इंडिका। कौन सा अधिकारी सीमांत पर बने दुर्गों की रक्षा करता था? अंतपाल। यूनानी स्रोतों से बिंदुसार को किस नाम से जाना पुकारा गया? अमिटक्रेटस। चंद्रगुप्त का सबसे पहला किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? रुद्रामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चोरक, दमनक, मरुवक, शिशु का उल्लेख प्राप्त होता है। ये थे मसाले। अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया, जिसे कहा गया धर्म महामत। किन स्तंभ लेखों से ज्ञात होता है कि उसने व्युस्त, रज्जुक, परदेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेश का करने का आदेश दिया? स्तंभलेख 3 एवं 5 में से। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, उसके अभिलेखों को क्या कहा गया? धम्म। दिव्य वरदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किस बौद्ध भिक्षु को प्रदान था? उपगुप्त को। किन तमिल ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने तमिल प्रदेश पर आक्रमण किया था? अहनारू एवं पुरनारू। मौर्य काल में राज का आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमिकर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया? गुरु पुरुष। मौर्य काल में दैवारिक किसे कहा जाता था? राजप्रसाद के रक्षक को। किस स्तंभ लेख में अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है, जबकि शेष अभिलेखों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक का कहाँ का वायसराय था? उज्जैन। मौर्यकालीन कट शोधन थे, फौजीदार और न्यायालय। मगध में 12 वर्ष लंबे अकाल का किस साहित्य कृत जिक्र मिलता है? परिशिष्ट वर्ग। अशोक ने किस अभिलेख में बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था की घोषणा की थी? भभूत शिलालेख से। किसने सर्वप्रथम अभिलेखों की प्रियदर्शी और साहित्य के अशोक का समीकरण स्थापित किया? टंडन महोदय ने। पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त ने किन प्रदेशों को जीत चुका था? सिंध और पंजाब। नियमित एवं स्थायी सेना रखने वाला भारतीय इतिहास में पहला ज्ञात शासक था बिंबिसार। अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित ताम प्राणी किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ? श्रीलंका के लिए। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक शिव का भक्त था? राजतरंगिणी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी रूप में किस रूप का शब्द का उल्लेख मिलता है? तीर्थ। मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को खूब जांचा परखा जाता था, जिसे कहा जाता था उपधा परीक्षण। चलिए, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4ठे वर्ष में किसके प्रवचन किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? निग्रोध। चंद्रगुप्त के विषय में किसका कथन है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया? प्लूटार्क का। अशोक ने विशाल मौर्य साम्राज्य का प्रशासन की सुविधा के लिए कितने प्रांतों में बांट रखा था? 5। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर के वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? राजतरंगिणी से। किन शिलालेखों से खरोष्ठी लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए? मानसेहेरा एवं सहवाजगरी। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रथम 1837 में किस विद्वान को सफलता प्राप्त हुई? जेम्स प्रिंसेप को। किस इतिहासकार द्वारा मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सर्ग प्राप्त किया गया? डॉक्टर भंडाकर द्वारा। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की एवं गुर्जर में। पुराणों में अशोक को कहा गया अशोक वर्धन। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, कब किया था? अपने अभिषेक के 8वें वर्ष, लगभग 2061 ईसा पूर्व। अशोक की माता का नाम? शुभांद्रगी। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किया अशोक ने। अशोक ने के अभिलेखों को कितने भाग में बांटा जा सकता है? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की संख्या है 14। अशोक के स्तंभलेख की संख्या है 7। रज्जुक कौन थे? रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी थे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। कालसी प्रसिद्ध अशोक के शिलालेखों के कारण। भाग एवं बदली थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में सीता से अभिप्राय है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभावी था पोतावाध्यक्ष। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। पूर्ण विवाह वर्जित है मनुस्मृति में। गांव में शासन को अस्वताई से पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया मौर्यों ने। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहत। तो देखिए, इस तरह से मैंने आपको ब्राह्मण साम्राज्य का पूरा मैंने कवर कर दिया है, जिसमें पहला शुंग वंश कराया, फिर कण्व वंश कराया और फिर सातवाहन वंश कराया। ठीक है, अब इन तीनों में से आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मैंने डॉट क्लियरेंस के लिए 1 लीनियर क्वेश्चन भी करा दिया है। तो ठीक है, तो आपका ब्राह्मण साम्राज्य पूरी तरह से क्लियर हो गया। इसे आप 1-2 बार और रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद।
फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।